हेलो एवरीवन, आज के इस संडे के अवेयरनेस क्लास में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। आज हम इस हफ्ते बात करेंगे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के बारे में। एग्जैक्टली रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होता क्या है, ये किस तरह से हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को किस तरह रैपिडली बढ़ाने का काम करता है। उससे पहले लास्ट वीक जो हमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखा था, उसे हम थोड़ा सा लुक ओवर करेंगे और अगले अपने टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन इन्होंने कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट वर्ल्ड का 8th वंडर है। इसे हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने बहुत अच्छी तरह समझा। तो उन्हीं की थ्योरी पे एक कहानी के ज़रिए इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। कहानी है एक कवि की। बहुत सालों पहले एक कवि हुआ करता था। उसकी हालत कुछ ऐसे ख़राब हुई कि घर में खाने के लाले हो गए। सो घर में फैमिली था, सो उनको आगे का पालन पोषण करने के लिए उसने निश्चय किया कि मैं राजा से मदद मांगूंगा। उसने एक संदेश राजा को भेजा और कहा कि मैं कवि हूँ और मुझे आपके लिए कुछ कविताएं पेश करने का आप मौका दीजिए। राजा ने उसका न्योता, उसका संदेश एक्सेप्ट किया और उसे कहा कि आप आ जाओ, मैं आपको मौका देना चाहता हूँ। सो अभी कवि निकल पड़ा राज दरबार की ओर। उसने राजा के सामने कविताएं पेश की जो राजा को और उसके राज दरबारियों को बहुत पसंद आई। राजा ने खुश होते हुए कहा कि मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, मांगो जो तुम्हें इनाम चाहिए। अब कवि ज़रा बहुत अच्छा होशियार था। उसने शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा कि महाराज, मैं ज़्यादा लालची तो नहीं हूँ, बट आप मुझे चावल के दाने, अनाज दे दीजिए इनाम के स्वरूप में। मगर उसमें एक शर्त ऐसी है, एक विनती ऐसी है कि शतरंज के खाने में एक खाने में आप एक दाना, दूसरे में 2, तीसरे में 4, अगले वाले में 8, मतलब हर खाना जैसे आगे आगे जाएगा, हर एक स्क्वायर खाना माने जैसे आगे आगे जाएगा, आप उसकी संख्या जो है वो 2 गुनी करती जाए। अभी राजा तो मन के मन हंस पड़ा और बोला कि यार ये मांग भी तो क्या रहा है, कुछ चावल के दाने मांग लेता तो सोना चांदी। बट वो बोला कि चलो अच्छा है। सो उसने अपने सेवकों से कहा कि इसकी इनाम की पूर्ति की जाए। सो अभी सेवकों ने जब शुरुआत किया, पहले खाने में उन्होंने 1 दाना रखा, दूसरे में 2, तीसरे में 4, आगे 8, 16। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया 10वें खाने तक जब आए, 10वें स्क्वायर तक जब तक आए, तो 1024 दाने कुछ हो चुके थे। 30वें में तो कुछ टन तक ये आंकड़ा जा पहुंचा था। और कुछ ही खानों के पहले, 35-36वें खाने के पहले, बात कुछ ऐसी हुई कि राजा के पूरे शहर में कोई भी चावल का दाना बचा नहीं। और राजा तो बड़ा अपनी ज़बान की पक्का था, उसने उसका पूरा राजपाट उस कवि को दे दिया। सो इस पे से देखने वाली बात या समझने वाली बात ये है कि ये एग्जैक्टली होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, 1 से 2 बनना। इसी तरह जब हम इसे पैसे के स्वरूप में जब इसे हम कंपेयर करेंगे, तो चावल के खाने के बजाय हम पैसा अगर इसको कहेंगे तो पैसे से पैसा बनता है, जो हमने बहुत बार सुना है। तो किस तरह पैसे से पैसा बनता है, किस तरह से पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमारे एसआईपी में कारगर साबित होता है, ये आपको इस स्लाइड में दिखाई देगा। अगर हम आज 10,000 की एसआईपी अगर स्टार्ट करते हैं तो 10 सालों में आपका पैसा बनेगा 24 लाख, 20 सालों में 1 करोड़, 25 सालों में 90 करोड़, 30 सालों में 3.5 करोड़ और 35 सालों में 6.5 करोड़। जैसे इसमें जब हम देखेंगे कि सिर्फ 5 सालों का डिफरेंस, जो 20 सालों में 1 करोड़ और 25 सालों में 1 करोड़ 90 लाख है, ये सिर्फ जो डिफरेंस है ये डबल का है, जो सिर्फ 5 सालों में है। यही होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसलिए हम बहुत बार, आपने मुझसे सुना होगा कि
जल्दी से SIP करा लो। तो यही एग्जैक्टली फॉर्मूला होता है कि हम अपने गोल की ओर जितने जल्दी हम इसे निवेश करना स्टार्ट करेंगे उतने जल्दी हम अपने गोल की तरफ जल्दी पहुंचेंगे। इसीलिए कोई भी निवेश इनिशियल लाइफ स्टेज पे करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी आते हैं हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होता क्या है? ये हमें कुछ एडवांटेजेस देता है, जैसे कि फर्स्ट है कि हम हर इसमें पैसा निवेश करने का हमें ये मौका देता है। एक फिक्स्ड अमाउंट हर इंटरवल में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा मौका हमें ये देता है कि हर मार्केट साइकिल में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम मार्केट टाइम नहीं कर सकते, बहुत बार हमने देखा भी है। इसीलिए रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हमें ये मौका देता है कि मार्केट के हर साइकिल में हम निवेश कर सकें। जब मार्केट ऊपर होगा तब हमें कम यूनिट्स मिलेंगे, जब मार्केट नीचे होगा हमें ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे। अभी एक स्लाइड के ज़रिए एक फ़ंड का हम एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे हमने आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फ़ंड लिया है, जो 2002 में लॉन्च हुआ था, मतलब पूरे 18 साल इसे हो चुके हैं। अभी इसमें जब हम देखेंगे, जब ये फ़ंड लॉन्च हुआ था 10/10/2002 को, अगर हमने हर महीने के 10 तारीख को अगर 2002 में SIP की होती तो क्या हुआ होता, आइए देखते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो हर एक मार्केट साइकिल, जो हमने अभी फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि हर एक मार्केट साइकिल में हम निवेश करने का मौका हमें ये देता है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे 9 रुपये 26 पैसे में हमें NAV अलॉट हुए, यहाँ पे 17 रुपये में भी NAV अलॉट हुई है। यहाँ पे 2005 में अगर हम देखेंगे तो 33 रुपीज़ में भी हमें NAVs अलॉट हुए, यहाँ पे 78 में भी हुए। और अगर हमने 2020 तक 18 साल तक हमारा निवेश अभी भी चल रहा है तो हमने 193 रुपीज़ पे भी निवेश हमारा किया है। अभी इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हम इसके ज़रिए एक एक्सेल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरा डेटा है 2002 से 2020 तक का। इसमें हम यूनिट्स यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। जो मैं बहुत बार कहती हूँ कि इन्वेस्टमेंट के 3 से 5 साल बहुत क्रूशियल होते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके आने वाले गोल अचीवमेंट्स के लिए। अब किस तरह देखते हैं, हम यहाँ से 5 साल के यूनिट्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। 5 साल मतलब 2007 तक। अगर आप यहाँ पे एवरेज देखेंगे तो 28,414 यूनिट्स आपके पास आपने इन्वेस्ट करते हुए आपके पास जमा किए हैं। अभी देखते हैं कि आप आगे भी अपना निवेश यहाँ से और 12 साल मतलब 2007 से लेके 2020 तक चालू रखते हैं तो आपके पास कितने यूनिट्स होते हैं। लगभग 15,000 यूनिट्स, मतलब आपके पास टोटल यूनिट्स थे 43,000 2020 तक के, 2020 से लेके, जिसमें से आपने 65% यूनिट्स आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट के 5 इयर्स में ही आपके पास यूनिट्स आपने जमा कर लिए थे। अभी देखते हैं कि आपका रिटर्न कितना बना होता 18 सालों में। आपका NAV एवरेज हुआ है 103 रुपये। आपने यूनिट्स आपको अलर्ट हुए हैं 43,000 लगभग। आपने टोटल निवेश किया है 21,30,000 रुपये 18 सालों में, और आपका टोटल रिटर्न इसमें बनता है 96 लाख रुपए, 96 लाख रुपीज़, जो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के लगभग 5 गुना है। आपका CAGR रिटर्न बनता है 15%, जो कोई भी इंश्योरेंस प्लान या फिर FD इसे बीट नहीं कर सकता है। अभी बहुत बार मुझे ये सवाल आए हैं कि जब मार्केट बॉटम आउट होता है, जैसे अभी
3-4 महीने पहले मार्च में कोरोना की वजह से मार्केट ने 38-40% तक का करेक्शन दिया था। सो क्वेश्चंस ऐसे आए थे कि अगर मेरा अगर वहाँ पे ख़त्म हुआ होता, अगर मैंने 10-15 साल पहले अगर निवेश किया होता, तो फिर वो इसमें तो मैं लॉस में चला गया होता। मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट भी मुझे मिलाने होता, या फिर सिर्फ इन्वेस्टेड मिला होता, या फिर एफडी के कंपेयर में भी नहीं मिला होता। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो ये उसी का आंसर है। अगर मैंने 23 मार्च को जब मार्केट ने बॉटम दिया था, अगर मैंने वहाँ पे भी मेरा निवेश विड्रॉ कर लिया होता, तो भी मेरा पैसा 72,72,000 रुपीज़ 72 लाख रुपीज़ सॉरी बना होता। फिर भी मेरे निवेश के 3.5 टाइम्स मेरा निवेश बना होता। फिर भी मेरा CAGR 13%, लगभग 13% मेरा रिटर्न बना होता, जो कि ना ही FD में मुझे मिला होता या फिर कोई भी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। तो एग्जैक्टली यही होता है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग और पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को रैपिडली ग्रो करने में हमें हेल्प करता है। सो अगर इसे हम एक सीधे सीधे फॉर्मूले में अगर डालने की कोशिश करेंगे, तो स्टार्ट अर्ली, स्टे पेशेंस इज इक्वल टू गोल अचीवमेंट। Thank you everyone for listening me so patiently. I hope you all would understand what is the power of compounding and what is the rupee cost averaging, which helps you to grow your money. So we'll be waiting for your feedback. Thank you. We'll meet in the next video.